मेंटल एबिलिटी ज़हनी आजमाइश का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, एनालॉगी। कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ऑड मैन आउट, यानी चार में से चार ऑप्शन जो गिवन है वो तीन ऑप्शन का आपस में कुछ सम रिलेशन होगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना था और एक अलग होगा। कोशिश हमारी ये थी कि ऑड मैन आउट और एनालॉगी को साथ में पढ़ा जाए, लेकिन क्यों, इसलिए कि ये दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब चूंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी इसलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट में किया। एनालॉगी का ऑड मैन आउट से काफ़ी रिलेट किया जा सकता है। उसमें हम लोगों ने कई टाइप पढ़ी थी, इसमें भी हम लोग एनालॉगी में कुछ टाइप पढ़ेंगे और उससे उसी से रिलेटेड रहेंगे। एनालॉगी वर्ड का मीनिंग अगर देखा जाए तो मीनिंग होती है तशबीह या मिसाल या एक जैसा, यानी या अगर हम लोग इसको और सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो ताल्लुक, एक चीज का दूसरी चीज से क्या ताल्लुक है। अब वो ताल्लुक सेम मीनिंग का भी हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी हो सकते हैं, वो ताल्लुक एंटोनिम भी हो सकते हैं, एक दूसरे की जिद भी हो सकते हैं, वो ताल्लुक एक चीज को वर्क करने के लिए दूसरे का रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, ये भी हो सकता है, या और भी कोई फॉर्म इसमें हो सकती है। अब वो ताल्लुक कई फॉर्म से हो सकते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल में बेहतर तौर से समझ पाएंगे कि किस तरीके से दो चीजें गिवन रहती है और फिर थर्ड वन मालूम करना होता है, या दो चीज का रिलेशन है थर्ड वन हम लोगों को मालूम करना है, ये भी उसी से रिलेटेड है। अब इसमें एनालॉगी में कुछ बेसिक फॉर्मेट्स हैं। देखिए, हम लोग जो इसमें अलग अलग टाइप पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने पढ़ा ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट में वर्डिंग हो सकती है, पेयर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। तो ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ, ये नाम याद करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है नाम याद करना। कोई भी नाम किसी भी स्तर हो सकता है, हम लोगों को एग्जाम्पल समझना है। एक्चुअल में सबसे मेन चीज तो ये होती है मेंटल एबिलिटी के आम लोग जो इससे मुत्तसिल नहीं हैं उन लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल नहीं होती, यानी हम लोगों को करना क्या है यही नहीं समझ में आता है। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि मेंटल एबिलिटी एक्चुअल में है क्या और क्यों इसको रखा गया। तो स्टार्ट के लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल में लिया था कि मेंटल एबिलिटी क्या है और क्यों है। अब उसकी जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स होती है वो हम लोग देख रहे हैं, मतलब मुसलसल देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह करेंगे, ऑड मैन आउट आए तो किस तरीके से करेंगे, कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करेंगे, या टाइम डिस्टेंस रिलेटेड आया तो किस तरह करेंगे, पर्सन वाइज आया तो हम लोग इसको किस तरीके करेंगे। हर एक की हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग मेन कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, उसके किस टाइप का है, कौन सी ब्रांचेस है, मेंटल एबिलिटी कहाँ पर आ रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल, इसका मीनिंग क्या है। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसकी ट्रिक हम लोगों को सीखना है। किसी में मैंने आप लोगों को ये बताया कि शॉर्ट में इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम लोगों को विदिन अ सेकंड करना है। तो ऐसी चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए, एनालॉगी में सबसे जो पहली टाइप है उसको बताया गया है सिंपल एनालॉगी या डायरेक्ट एनालॉगी। सिंपल एनालॉगी, अब सिंपल एनालॉगी किस तरीके से होती है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन है, अप्रैल इज रिलेटेड टू क्लॉथ। पूरा क्वेश्चन वर्डिंग में इस तरीके से है कि अप्रैल इज रिलेटेड टू क्लॉथ इन द सेम वे एज फुटवियर इज रिलेटेड टू। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है लेसेस, बी है कोबलर, थर्ड वन लेदर एंड शूज, बी सी एंड इट इज डी। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह पूरा वर्डिंग है, अप्रैल इज रिलेटेड टू क्लॉथ, देन इन अ सेम वे फुटवियर इज रिलेटेड टू। ये 4 ऑप्शंस हैं। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अप्रैल और क्लॉथ का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, इन दोनों के बीच की एनालॉगी क्या है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है।
एपरल कहते हैं मलबूसात को, और मलबूसात उसे कहते हैं पहनने वाली चीज। आमतौर से हमारा जो ड्रेस होता है, ड्रेस कोड, उसको मलबूस हम लोग कहते हैं। तो ये क्लॉथ का होता है, कपड़े का होता है। यानी अब मैं किस तरह बोल रहा हूं, एपरल क्लॉथ से बनता है, तो फुटवियर किससे बनता है? देखिए ये जो बनता है का ट्रांसलेशन मैं अपनी तौर से कर रहा हूं, है ना। एपरल बनता है क्लॉथ से, तो फुटवियर किससे बनता है? लेसेस से बनता है, यानी पैर में पहनने वाली चीज लेसेस, जूते की जो लेस होती है उससे बनता है जूता? नहीं। फुटवियर कोबलर से बनता है। कोबलर कहते हैं चमार को, जिसको हम लोग आम जबान में कहते हैं। अब ये कोबलर का काम जूते सीना है, जूते बनाना नहीं। इससे जूता नहीं बनता है, या पैर में पहनने वाली चीज इससे नहीं बनती है, क्योंकि एपरल क्लॉथ से बनता है। अब लेदर यानी चमड़ा, फुटवियर चमड़े से बनता है। पैर में पहनने वाली चीजें चमड़े से बनती है, मे बी पॉसिबल, ये भी हो सकता। शूज से पैर में पहनने वाली चीजें बनती है, ऐसा नहीं है। शूज तो खुद पैर में पहनने वाली चीज को शूज यानी फुटवियर कहते हैं, इसको फुटवियर कहते हैं। लेकिन ये तो फुटवियर नहीं है, ये फुटवियर नहीं है, ये एक मतलब फुटवियर बनाने के लिए लेदर का इस्तेमाल होता है। ये रिलेशन है। मैं इसके लिए खास चीज हम लोगों को समझना ये है कि जो वर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं, एपरल बनाने के लिए मलबूसा, यानी मलबूसात बनाने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है, उसी तरह फुटवियर बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, किससे बनता है ये? तो ये लेदर से बनता है, यानी चमड़े से बनता है, और किसी चीज से नहीं बनता है फुटवियर बनता है चमड़े से। इसका ये रॉ मटेरियल, इसको हम लोग रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। एपरल का रॉ मटेरियल क्लॉथ है, तो फुटवियर का रॉ मटेरियल क्या रहेगा? तो वो लेदर रहेगा, ये रॉ मटेरियल है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एज डिलीशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट। डिलीशियस इज, जो क्वेश्चन है वो वर्डिंग फॉर्म में, डिलीशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट, मेलोडियस इज रिलेटेड टू, मेलोडियस इज रिलेटेड टू। अब इसके ऑप्शंस देखिए, वॉइस, बी स्पीक, सी म्यूजिक, एंड इट इज डी हाईनेस। देखिए अब यहां पर डिलीशियस टेस्ट से ताल्लुक रखता है, तो मेलोडियस किससे ताल्लुक रखेगा? अब हम लोगों को देखना है। अच्छा, इसकी बाज़ औक़ात हमको ये भी प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों से जब क्वेश्चन आता है कि जो वोकैबुलरी की भी हमारे पास कमी होती है कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपको आ सकती है कि आप लोग समझ तो जाएंगे, लेकिन कुछ वर्डिंग की मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगी। तो इसके लिए आप लोग वर्डिंग बढ़ाइए या प्रैक्टिस बढ़ाइए वोकैबुलरी में, क्योंकि असल में क्वेश्चन इंग्लिश में होता है या तो हिंदी में होता है। अगर आप लोगों को हिंदी में इजीली आप लोग कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को इंग्लिश से करना है तो आप लोगों के पास वोकैबुलरी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए डिलीशियस टेस्ट, यानी टेस्ट कई टाइप का है, उसमें से एक टेस्ट डिलीशियस है। उसी तरीके से कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें से जिसकी एक टाइप मेलोडियस है? अब वॉइस यानी आवाज़। अब आवाज़ हम लोग देखेंगे तो किसी की भद्दी आवाज़ होती है, किसी की सुरीली आवाज़ होती है, किसी की बारीक और या जाड़ी आवाज़ होती है। आवाज़ की बहुत सी टाइप्स है, तो उसमें मेलोडियस यानी सुरीली आवाज़, इसकी टाइप ये हो सकती है। उसके बाद स्पीक की कई टाइप है, स्पीक कहना, इसकी कई टाइप है, उसमें से एक ये है सुरीली। नहीं, म्यूजिक, ये म्यूजिक एक बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन वॉइस एक अलग चीज़ है। अगर इन दोनों को देखें तो एकदम बहुत करीब है यहाँ पर। तो ये म्यूजिक अलग चीज़ है, म्यूजिक डिपेंड करती है। अब अगर कोई भद्दी म्यूजिक है तो उसको म्यूजिक बोलेंगे, कैसी भी म्यूजिक है, लेकिन यह म्यूजिक में यह नहीं होता है कि यह सुरीली म्यूजिक है, नहीं, आवाज़ सुरीली होती है, इसलिए हम लोग वॉइस से इसको बिलोंग करेंगे। और हाईनेस तेज आवाज़ ये एक अलग चीज़ है, ये नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वॉइस, यानी वॉइस की एक टाइप है मेलोडियस, सुरीली आवाज़। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो रिलेशन बना रहे हैं एनालॉगी यही है कि डिलीशियस टेस्ट की कई टाइप है, उसमें से एक है डिलीशियस, उसी तरह वॉइस की कई टाइप है, उसमें से एक है मेलोडियस। तो ये उसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब यहाँ पर दूसरी टाइप है, ये पहली टाइप हम लोग देखें, ये सिंपल या इसको डायरेक्ट एनालॉगी भी कहते हैं। अब इसमें दूसरी टाइप हम लोग देखेंगे, सेकंड वन, एनालॉगस पेयर, कंप्लीशन ऑफ एनालॉगस पेयर। फर्स्ट पेयर है इसमें जेंट डॉर्फ, in a same way genius related to one wicked be gentle C idiot and next cunning। अब यहां पर ये देखिए, ये क्वेश्चन का मेथड ये है, यहाँ डबल डॉट है और यहाँ 4 डॉट है, यहाँ डबल डॉट है। इसका मीनिंग ये होता है यहाँ भी एनालॉगी पाई जाती है और ये कंप्लीशन ऑफ एनालॉगी, यानी इसका रिलेशन जो इसके साथ है, इसका रिलेशन किसके साथ रहेगा। सिंस जेंट इज रिलेटेड टू डॉर्फ देयरफॉर जीनियस इज रिलेटेड टू, ये हम लोगों को अब आंसर की फॉर्म में देना है। इन दोनों का रिलेशन क्या है। अब जेंट कहते हैं लंबा इंसान जिसकी ऊंचाई ज्यादा हो, और डॉर्फ यानी नाटा पस्ता कद। तो यहाँ पर इसको इस तरह होगा कि यानी हम लोग ये समझ में आ गया कि ये ऊंचा है और ये नीचा है, मतलब ये दो यहाँ पर एंटोनिम पाई जा रही है, जिद पाई जा रही है। तो हम लोग सिमिलरली जीनियस इज रिलेटेड टू, जीनियस कहते हैं अक्लमंद, तो हम लोग क्या बोलेंगे अब कि हम लोगों को चाहिए बेवकूफ। तो बेवकूफ किसको बोलते हैं, हम लोग कहते हैं इडियट को बेवकूफ कहते हैं। विक्ड शरीर इंसान, इसका अपोजिट नहीं है। जेंटल नर्म, ये अक्लमंद है और ये नर्म नहीं। इडियट बेवकूफ को कहते हैं। और कनिंग, कनिंग कहते हैं होशियार, होशियार इन द सेंस मक्कार की टाइप का, मक्कारी की टाइप का। कनिंग जो है तो नेगेटिव वर्ड्स में यूज होता है आमतौर से ये कनिंग। तो यहाँ पर इडियट जो है वो एक्चुअल में जीनियस पॉजिटिव वर्ड है, तो कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं ले सकते, वो तो नेगेटिव वर्ड तो ये भी विक्ड भी है। लेकिन ये जीनियस अक्लमंद है, तो बेवकूफ, बेवकूफ होता है इडियट। तो इसका अपोजिट वर्ड है, यानी इसका इसका क्या रिलेशन था वो हम लोग देखें। इसकी दूसरी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फ्रूट बनाना in the same way mammal is related to। अब इसके ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट वन काउ, बी स्नैक स्नेक, सी फिश, डी स्पैरो स्पैरो। अब यही फॉर्म है कि हम लोगों को कंप्लीशन ऑफ एनालॉगस पेयर, पेयर को कंप्लीट करना है। अब फ्रूट का बनाना के साथ क्या ताल्लुक है। फ्रूट की कई टाइप है, कई चीजों को फ्रूट कहते हैं। वन ऑफ देम इज अ बनाना, उसमें से एक बनाना है। उसी तरीके से अब ये मैमल, मैमेलियन बहुत से जानवर हैं, बहुत से, लेकिन उसमें से अब ये कौन सा रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या ये काऊ मैमल है, स्नेक मैमल है, फिश मैमल है, स्पैरो मैमल, कौन सा इसमें से मैमल है। तो हम लोगों को मिलेगा काऊ। मैमेलियन कहते हैं या मैमल्स उसे कहते हैं जैसे वो जानदार जो पुस्तान वाले हैं, है ना, बायोलॉजी में ये टर्म यूज होती है मैमेलियन। तो वो जानवर जो पुस्तान वाले हैं उसे मैमल्स कहते हैं। अब इसमें कौन सी उस कैटेगरी में आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं काऊ। काऊ उसका आंसर रहेगा। काऊ इज अ मैमल, इंसान भी मैमल है। उसके बाद तीसरी टाइप है इसमें सिलेक्टिंग द राइट एनालॉगस पेयर। अब थर्ड टाइप है इसमें, ये सेकंड टाइप है। सिलेक्टिंग
राइट पेयर। यानी अब जैसे अभी हम लोग देखे पीछे जो था एनालॉगस पेयर, दो पेयर दी हुई थी और तीसरे वर्ड का किसके अगले साथ क्या रिलेशन रहेगा कि हमारी पेयर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन ऑफ एनालॉगस पेयर था, है ना। अब क्या है, सिलेक्टिंग द राइट पेयर, सही पेयर को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है लैम्प इज रिलेटेड टू डार्कनेस, ये एक पेयर गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके ऑप्शंस में कौन सी पेयर सही है, फटिक, एक्सरसाइज, बी वाटर, थर्स्ट, सी मेडिसिन, illness, and D study classrooms। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, लैम्प, डार्कनेस इन अ सेम वे। अब एक और वर्ड था, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे कि पेयर सही हो जाएगी, जो पहले का ताल्लुक है वही ताल्लुक यहाँ पाया जाएगा, वो कंप्लीशन ऑफ पेयर थी। अब ये क्या है, यहाँ पर सिलेक्टिंग द राइट पेयर, लैम्प का डार्कनेस के साथ जो ताल्लुक है वो ताल्लुक इन चारों में कहाँ पर पाया जाता है, ये हम लोगों को देखना है। देखिए लैम्प लाइट जो होता है हमारा नॉर्मली, और डार्कनेस मतलब डार्कनेस को अवॉइड करने के लिए लैम्प का यूज किया जाता है। यानी इसको हम लोगों को हटाना है, इसको अवॉइड करना है, इसको इल्यूमिनेट करना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, लैम्प का यूज करते हैं। लैम्प जलाएंगे तो डार्कनेस चली जाएगी। उसी तरीके से अब देखिए दूसरे को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज को अवॉइड करने के लिए फटिक का यूज करते हैं, नहीं। थर्स्ट को यानी प्यास को अवॉइड करने के लिए वाटर का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इलनेस बीमारी को अवॉइड करने के लिए मेडिसिन को यूज करते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा क्लासरूम को अवॉइड करने के लिए स्टडी का यूज करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, फर्स्ट राउंड। ये दो बचा बीच का। अब यहाँ पे वाटर का यूज करके थर्स्ट को अवॉइड करते हैं, मेडिसिन का यूज करके इलनेस को अवॉइड करते हैं, लैम्प का यूज करके डार्कनेस को अवॉइड करते हैं। इसके सिमिलर में ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन अब दोनों को हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या दोनों आंसर रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग को सिलेक्ट यानी वन ऑफ देम होता है। तो यहाँ पर वाटर का यूज करके थर्स्ट यानी प्यास को पानी से या पानी के अलावा किसी चीज से बुझा सकते हैं, प्यास को बुझाने के लिए। इलनेस को मेडिसिन के अलावा, देखिए इलनेस एक ऐसी चीज है, बीमारी, इसको अवॉइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि मेडिसिन का, हम लोग कंसेप्ट में देख रहे हैं, है ना। नॉर्मली तो ये होता है कि इलनेस को अवॉइड करने के लिए मेडिसिन का यूज कर दी, लेकिन इलनेस को अवॉइड करने के लिए कभी कभी बिना मेडिसिन के भी अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन के जरिए हम लोग अच्छे हो जाते हैं, या इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी लेकर हम लोग अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मेडिसिन आमतौर से होता है, लेकिन फुल्ली तौर पर नहीं। अब थर्स्ट का यूज करके हम लोग थर्स्ट को अवॉइड करने के लिए ओनली वाटर का यूज होता है, दूसरी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि पानी का काम पानी करता है। यहाँ पे थर्स्ट को अवॉइड करने के लिए सिर्फ वाटर का ही यूज करते हैं, ये एग्जैक्टली सेम है इसकी। डार्कनेस को अवॉइड करने के लिए लैम्प ही लगाना पड़ेगा हम लोगों को, या लाइट भी, लैम्प लाइट वगैरह सब एक ही कंडीशन में आता है। तो डार्कनेस को अवॉइड करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का जो ताल्लुक है, जो एनालॉजी है, वो ऑप्शंस में 2 में 3 में 4 में भी सेम मिलता है। हम लोगों को, हमारे लिए कंफ्यूजन ये हो जाता है कि किसको हम लोग राइट डिसाइड करें। तो हम लोग और क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करना पड़ेगा कि इसका यूज, इसको अवॉइड करने के लिए इसका यूज होता है। इसलिए मैं, आप लोग समझिए कि मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ वो वर्डिंग ऑप्शन में किसके लिए होगी, डार्कनेस के अवॉइड करने के लिए लैम्प का ही यूज होगा, उसी तरह थर्स्ट को अवॉइड करने के लिए वाटर का ही यूज होगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सादी गाती है चीज, इसलिए ये आंसर रहेगा, ये आंसर नहीं रहेगा। बाकी दो तो रॉन्ग ही बैठ रहा है, सेट भी नहीं हो रहा है वो। तो ये चीजें हम लोगों को इसमें देखना है, जो पेयर गिवन है उसी पेयर में से ढूंढना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग असल में इसके टाइप समझ रहे हैं। वेट किलोग्राम, ऑप्शन है इसके, नंबर 1 एक्स, ग्राइंड, डी एमीटर,
करंट, C पावर एम्पियर एंड D एनर्जी जूल। अब देखिए यहाँ पर एक पेयर गिवन है, वेट किलोग्राम, यानी वेट नापने के लिए, किसी चीज का वजन देखने के लिए किस चीज की यूज, मतलब किस चीज को यूज किया जाता है आमतौर से, किलोग्राम को। आमतौर से नहीं, वेट की स्पेसिफिक यूनिट किलोग्राम है। ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन स्पेसिफिक इसको जो यूज किया, जो स्टैंडर्ड मानी गई है, जो फाइनल की गई है कि हम लोगों को किसी भी चीज को बोलना है तो किलोग्राम है बोलना, ये वेट के लिए, यानी वेट की यूनिट क्या है, किलोग्राम। उसी तरीके से अब यहाँ पर इसकी यूनिट यहाँ पे दी है क्या, ये देखते हैं हम लोग। एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, अब इसकी यूनिट ग्राइंड है, यानी पीसना। ये दोनों चीज में कोई ताल्लुक नहीं मिल रहा है। खैर, एम मीटर की यूनिट करंट है, सही है क्या? नहीं, करंट कोई यूनिट का नाम नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। पावर की यूनिट एम्पियर है, सही है क्या? ये तो पावर की यूनिट पहली बात तो एम्पियर है ही नहीं, पावर की यूनिट है वाट, तो यहाँ पर ये पेयर भी नहीं बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी, इसको काउंट किया जाता है जूल में, ये बिल्कुल सही है। एनर्जी की यूनिट जो गिवन है वो जूल, इस तरीके से, यानी जो यहाँ पे वेट की यूनिट किलोग्राम है, एनर्जी की यूनिट जूल है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये आंसर है हमारा। हम लोग यूनिट, अब जो मैं वर्डिंग बोला, वेट को नापने के लिए किलोग्राम को यूज किया था, उसी तरह करंट को, एनर्जी को नापने के लिए जूल का यूज किया जाता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोगों को याद हो जाना चाहिए, हालांकि ये साइंस रिलेटेड है, लेकिन हम लोगों को याद हो जाना चाहिए। जैसे यूनिट के तौर से, अभी ये चीज आ गई तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वेट की यूनिट किलोग्राम है, एनर्जी की यूनिट जूल है। तीसरी चीज, करंट की यूनिट एम्पियर है, करंट की यूनिट एम्पियर है, करंट को एम्पियर में नापा जाता है। और क्या बचा? पावर की यूनिट है वॉट, जेम्स वॉट के नाम पर ये वॉट है। तो ये जो चारों यूनिट है, ये चारों चीजें नापने के लिए किलोग्राम, एनर्जी, जूल, करंट, एम्पियर और पावर। एक्चुअल में इसके रिलेटेड कल भी कुछ चीजें यूनिट के मुतालिक आई थी चीजें, तो यहाँ पर हम लोगों को ये हम लोग याद कर लें इसको, ये सही है, ये हम लोगों को याद हो जाना चाहिए। और लिक्विड चीज को नापने के लिए हम लोग लीटर का यूज करते हैं जनरली, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें जो कंसेप्ट है वो हम लोग को याद है, तो हम लोगों को इसमें समझने में आसानी होती है कि हम लोग उसको किस तरीके से फाइनल करें। तो यहाँ पर सिलेक्टिंग द राइट एनालॉगस पेयर, यहाँ पर सही पेयर, जो पेयर में क्वेश्चन में दिए वही पेयर हम लोगों को ऑप्शन में ढूंढना होता है। अब इसमें नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड। इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन कॉपर जिंक। अब इसके ऑप्शंस, सिरेमिक बी, कार्बन सी, निकल डी, मर्क्यूरी। अब देखिए सिमिलर वर्ड्स यहां पर दिया हुआ है, आयरन, कॉपर, जिंक। जो प्रॉपर्टीज इन तीनों की है वो प्रॉपर्टी सब में किसको कौन सा शो करता है, ये हम लोगों को देखना है। यानी
अभी ये वैसा नहीं है कि जो ताल्लुक आयरन का कॉपर के साथ है वो जिंक का किसके साथ रहेगा, नहीं, ये तीनों एक ही प्रॉपर्टी शो कर रही है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये चौथा भी कोई है जो इसके साथ आ सकता है, वो कौन सा रहेगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये एनालॉगस पेयर है, ये यानी इसको हम लोग इस तरीके से बताएंगे। देखिए ये जो वर्डिंग है, सिमिलर वर्ड्स है, सिलेक्टिंग द पेयर है, एनालॉगस पेयर है, या कंप्लीशन द एनालॉगस पेयर, वर्डिंग हम लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है कि ये फला टाइप में जा रहा है, उधर टाइप में जा रहा है, इस सब में कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के असले में टाइप मामूली चेंज होती जा रही है, तो हम लोग सब टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्चुअल में अभी हम लोग जो टॉपिक सबसे पहले डील करते हैं वो एनालॉगी को डील करते हैं, कि एनालॉगी क्या चीज़ होती है ये समझ में आ जाए, और इसके क्वेश्चन किस किस टाइप के रहते हैं वो आ जाए। जरूरी नहीं कि एक पेपर में सब टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो कोई भी टाइप का क्वेश्चन देगा, तो हम लोग इतना रेडी रहें कि कोई भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर लें उसको। हम लोगों को पता रहनी चाहिए कि इसको किस तरह करते हैं, उसको किस तरीके से करते हैं, ये टाइप आए तो उसको किस तरह करेंगे। एक्चुअल में होता है कि हमारी प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि कोई क्वेश्चन आया, हमारा माइंड भी वर्क नहीं करता कि इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, या इसमें पूछा क्या गया है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। अगर हम लोगों की जो स्टडी चल रही है, अगर हम लोग इस बेसिस के ऊपर स्टडी करें तो इंशाल्लाह इतनी अच्छी स्टडी हो जाएगी कि कोई न्यू क्वेश्चन भी आ जाए तो हम लोग फ़ौरन उसमें हमारा माइंड को अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में, और हम लोग आंसर फाइनल कर सकते हैं। ये कब होगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, चंद एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2-3, क्योंकि हम लोगों को टॉपिक समझाना है। तो फिलहाल हमारा कंसेप्ट क्लियरेंस का टाइम चल रहा है, वो चीज़ होती है, फिर उस एग्जाम्पल की चीज़ अलग रहती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आयरन, कॉपर, जिंक। अगर हम लोग देखें तो ये तीनों आयरन, कॉपर और जिंक, ये तीनों मेटल नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं तो सिरेमिक, एक्चुअल में सिरेमिक जो है ये खुद सिरेमिक एक्चुअल में किसको कहते हैं, ये नर्म मटेरियल आता है एक्चुअल में, और ये मेटल भी नहीं है, ये नॉन मेटलिक होता है, ये नर्म होता है। कार्बन मशहूर लफ्ज है लेकिन ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है ना। निकल ये भी मेटल है, ये चारों मेटल, ये तीनों मेटल, ये भी मेटल है। और मर्क्यूरी, जिसको हम लोग आम जबान में कहते हैं पारा, मर्क्यूरी भी मेटल है, अब देखिए ये तीनों देखें, आयरन, कॉपर, ये दोनों तो नॉन मेटल, ये दोनों छोड़ दो, ये दोनों मेटल है। तो आयरन, कॉपर, जिंक, अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये तीनों जो है सॉलिड मेटल है, ये एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में होता है। मर्क्यूरी, निकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये मेटल भी है और सॉलिड भी है, इसलिए ये इन तीनों के साथ जो ताल्लुक होगा वो निकल के साथ होगा, ये तीनों के साथ नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, निकल। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटैटो, कैरेट, रेडिश। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, टोमेटो, बी स्पाइनेक, सी सीसेम एंड डी ग्राउंडनट्स। अब देखिए यहाँ पर पोटैटो, कैरेट, रेडिश, इन तीनों में खास बात क्या है, देखा जाए तो पोटैटो आलू, गाजर, और रेडिश मूली। अगर हम लोग देखें तो रेडिश मूली को हम लोग डायरेक्ट भी खा सकते हैं, कैरेट, गाजर, इसको भी डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन पोटैटो को डायरेक्ट नहीं खाया जाता है ना, सब्जी है तीनों। टोमेटो ये भी सब्जी है, स्पाइनेक, पालक, ये भी सब्जी है। सीसम कहते हैं तिल्ली को, है ना, सीसम कहते हैं तिल्ली को, तो तिल्ली सब्जी तो नहीं है। ग्राउंड नट, ये मूंगफली, ग्राउंड नट है मूंगफली, इसको भी आमतौर से सब्जी नहीं बोला जाता। यानी अगर हम लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग सोचेंगे किस तरीके से। अब हम लोग कोई दूसरी चीज इसमें देखते हैं, तो पोटैटो, कैरेट और रेडिश अगर सब्जी के एतबार से देखें तो ये भी सब्जी है, ये भी सब्जी है,
इससे और ताल्लुक़ रखने वाला कैसा रहता है, तो ये तीनों में मगर पत्ते नहीं होते, इसमें पत्ते होते हैं। टोमेटो में पत्ते होते हैं ऊपर, लेकिन खैर नहीं भी इसको माना जाएगा, सिर्फ टोमेटो लिया तो उसको पत्ते नहीं माने जाएंगे। देखिए एक चीज़ और है तीनों में, पोटैटो, कैरेट और रेडिश, ये तीनों चीज़ें ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं, ज़मीन के अंदर बनती है। कैरेट ये भी ज़मीन के अंदर गड़ी रहती है, रेडिश मूली भी ज़मीन के अंदर रहती है ना, अंडरग्राउंड रहती है। टोमेटो ये ऊपर लगता है दरख्त पर, स्पैनिक ये भी ऊपर निकल जाता है ज़मीन से, सीसम ये भी ऊपर आ जाती है। और ग्राउंड नट एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के अंदर, जिसको हम लोग फली, मूंगफली बोलते हैं, ये ज़मीन के अंदर लगती है, ज़मीन के अंदर रहती है। अक्सर कभी बाजार में आती है तो उसके अंदर मिट्टी लगी होती है आमतौर से, लेकिन ये ग्राउंड के अंदर। ये जो चीज़ है पोटैटो, कैरेट और रेडिश, ये ग्राउंड नट्स, ये चारों चीज़ें बिल्कुल कॉमन है कि ये मतलब अंडरग्राउंड ये चीज़ पाई जाती है, ज़मीन में ये चीज़ें उगती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ग्राउंड नट। ये फोर्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल सही इसके ऊपर शादी करती है। अब उसके बाद अल्फाबेट, इसकी दो एग्जांपल हुई, सिमिलर वर्ड्स। इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो है अल्फाबेट एनालॉजी। इसकी एग्जांपल में अब अल्फाबेट देखिए, यहां पर दिया हुआ है BEGK इज रिलेटेड टू वर्ड्स में दिया हुआ, मैं यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ, इज रिलेटेड टू ADFJ इन द सेम वे, सिमिलरली, है ना, एज PSVM इज रिलेटेड टू। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर्स दिए हुए हैं, LOQTROUL देखिए यहाँ पर मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरीके से, BEGK इज रिलेटेड टू ADFJ, सिमिलरली PSVM is related to which 4 letters, ये हम लोगों को देखना है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने एक चीज़ ये की थी कि कई जगह हम लोगों ने ये बताया कि अल्फ़ाबेट का भी यूज़ होता है। तो क्वेश्चन चैप्टर मतलब हमारा पेपर शुरू होने से पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर पर नीचे या कहीं किसी जगह पर सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ABCD। अभी हम लोग इसको देखते हैं। खैर, तो यहाँ पर हम लोग अब इसको ढूंढेंगे कि ये किस तरीके से मिल रहा है। अब एक यहाँ पर देखिए B और A का आपस में क्या रिलेशन है। तो B से पहला लेटर है A, है ना, मे भी पॉसिबल अगर इस तरह होगा तो। E से पहला लेटर D बराबर है, G से पहले लेटर F ये भी बराबर है, J से पहले K से पहले J ये बराबर है। यानी इसके रिलेशन उसके साथ है जिसमें इसका एक लेटर पहले हर एक में। तो हम लोग वही चीज लेकर देखते हैं। यहाँ पर MNOP, तो इससे पहले लेटर कौन सा आया, O। फिर RS, R के बाद S आया तो R लेंगे। उसके बाद UV, U के बाद आता है V, तो ये U आ गया। उसके बाद L के बाद आता है M, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ L। अब ये ऑप्शन है कि हमारे पास ORUL, ये ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए ये आंसर रहेगा। किस तरीके से हम लोग देखें कि यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ कैसे हो रहा है। एक अल्फाबेट पहले, तो दूसरे में भी वही फॉर्म देखे, तीसरे में भी वही फॉर्म देखे, चौथे में भी वही फॉर्म देखे। अगर ये चारों फॉर्म बन गई, इसका मतलब यहाँ पे भी वही रिलेशन हम लोगों को मिलेगा। सपोज ये रिलेशन नहीं बनती, तो अब हम लोग किस तरह सोचेंगे, तो हम लोग इस तरह सोचेंगे कि
के बाद कितने के बाद ई है, कितने के बाद एफ है, कितने के बाद जे है, उसके बाद ये आर है क्या कॉम्बिनेशन, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह देखेंगे। या हो सकता हम लोग ये देखते हैं कि इसको रिवर्स करके बी का जे के क्या था, क्या ताल्लुक है, ई का डी एफ के साथ, जी का ए के साथ, डी के साथ और के का ए के साथ, ये कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। तो हम लोग इस तरह रिलेशन ढूंढेंगे, कई फॉर्म में ढूंढेंगे। ऐसा जरूरी नहीं जब भी हमें फिलहाल बताया आप लोगों को इसका पहला लेटर है तो हमेशा आप लोगों को पहला लेटर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसके 2 लेटर छोड़कर ये मिलता, फिर इससे 2 लेटर छोड़कर ये मिलता, फिर इससे 2 लेटर छोड़कर ये मिलता, के से 2 लेटर छोड़ के जे मिलता। तो अगर सब में वो कॉम्बिनेशन बना तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरह लेते हैं कि पी के बाद 2 लेटर छोड़कर अगला लेटर हम लोग लिखते और वो रिलेशन बनाते। यानी मैं आप लोगों को सोचने का टाइप दे रहा हूँ, इस टाइप से सोचेंगे हम लोग, इस टाइप से सोचेंगे हम लोग, इस टाइप से सोचेंगे, कई टाइप से हम लोग देखेंगे कि उस सारी चीजों से हम लोग इसको सोच सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सपोज ए बी सी डी एल एन पी आर, सिमिलरली एफ जी एच आई इज रिलेटेड टू, है ना। यहाँ पर इसका आंसर्स नहीं दिया, शायद छूट गया। खैर हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एल ए बी सी डी है ना। अब ये जो हमारे पास लेटर्स हैं, ये लेटर्स काफी दूर लग रहे हैं, तो हम लोग लेटर लिख लेते हैं। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्फाबेट लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, ये चारों कंटिन्यू है। अब यहाँ पर एल एन पी आर, एल एन पी आर, तो देखिए यहाँ पर एल के बाद एक छोड़कर एन, फिर एक छोड़कर पी, फिर एक छोड़कर आर, एल एन पी आर। अच्छा, ए के कितने के बाद एल है, तो ए के 1 2, ए के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद एल है। और फिर जब एल लिया तो उसके बाद एक एक छोड़कर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कॉम्बिनेशन आता है क्या। तो यहाँ पर एफ के बाद 11 छोड़ देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। यहाँ पे कितना था एल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था, है ना। तो एफ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है यहाँ पर क्यू, क्यू के बाद एक छोड़कर एस यू डब्ल्यू, एस यू डब्ल्यू, ये भी इसका आंसर हो सकता है। एक्चुअल में ना इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको आंसर फाइनल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग सिर्फ समझ लेंगे कि ए और एल का क्या ताल्लुक था। ए के बाद 11 डिजिट छोड़कर, सॉरी 10 डिजिट छोड़कर 11वां डिजिट एल था। तो हम लोग क्या करें, एफ के बाद 10 डिजिट छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट छोड़ दिए। अब 11वां डिजिट क्या था क्यू, तो क्यू लिए। और क्यू के बाद एक एक छोड़ दिए, क्योंकि एल के बाद एक एम छोड़कर एन, ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़कर आर। तो उसी तरीके से क्यू के बाद आर छोड़कर एस यू डब्ल्यू, ये है। मे भी पॉसिबल ये आंसर होगा। ये हम लोग कोई दूसरा कॉम्बिनेशन सोचते हैं अभी कि यहाँ पर ए बी सी डी कंटिन्यू एक छोड़कर है। अब कोई और रिलेशन हम लोगों को मिल रहेगा यहाँ पर ए और एल में। तो देखिए एक चीज ये भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 असली में यहाँ पर ना हमारा अल्फाबेट हाफ हो जाता है। तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये भी एक चीज होती है कि शुरू के फर्स्ट के 13 और फिर हाफ के 13, क्योंकि 26 लेटर्स में से हाफ कर दिए हुए। मे भी पॉसिबल ऐसा होता है ए फिर एन, ए बी सी डी, तो हो सकता है अगला यहाँ से शुरू हो, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं मिलता है, यहाँ पर बन नहीं रहा है। यहाँ पर एल एन और कोई कॉम्बिनेशन हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है क्या, ए बी सी डी एल एन पी आर,
नहीं मिल रहा है, हो सकता है यही उसका आंसर होगा। अब ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं, यही आंसर होगा। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने किस तरीके से किया, ये हम लोगों को समझना है कि ये कंटिन्यू था, तो ये भी कंटिन्यू, FGHI ये कंटिन्यू था। तो यहाँ पर डायरेक्टली ए के बाद 10 डिजिट छोड़कर 11वां डिजिट लिया गया है एल, उसी तरह एफ के बाद 10 डिजिट छोड़कर ये 11वां डिजिट क्यू लिया गया, फिर एक एक छोड़कर लिखा गया, और ये हमारा आंसर हम लोगों ने ये टाइप दी। देखिए एनालॉगी में तकरीबन जितनी टाइप थी वो कवर हो गई है, जितनी टाइप थी वो सारी कवर हो चुकी है ना। तो यहाँ पर हम लोग अभी एनालॉगी में कई चीज़ें देखें कि दो का आपस में पेयर है, तीसरा पेयर ढूंढ, उसके आगे का पेयर ढूंढना है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोरिलेशन है, चौथा ढूंढना है, या हम लोगों को 2 पेयर दी हुई है, 2 पेयर में एक और दिया है, अगला ढूंढना है कि पेयर सेम हो जाए। कई चीज़ें हम लोगों ने देखा। देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और टॉपिक को सिर्फ समझ रहे हैं। टॉपिक अच्छी तरह आप एक मरतबा आप लोगों को समझ में आ गया, अब आप लोगों का काम है कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, वरना हम लोग नंबर ऑफ एग्जाम्पल का भी लेते हैं, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल रहती है। जैसे पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके सिर्फ एग्जाम्पल रहती है। ब्लड रिलेशन है, टॉपिक समझ में आए, उसके सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो टाइम पर डिपेंड करते हैं। अभी आप लोगों का काम ये है कि आप लोग नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आप लोगों का माइंड खुलेगा कि हम लोग इसको इस डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी जो क्वेश्चन पेपर सेटर रहते हैं, ये लोग कोई न्यू क्वेश्चन को सेट कर देते हैं। तो हमारी इतनी स्टडी होनी चाहिए कि हम लोग न्यू चीज़ों को न्यू ग्राउंड्स पर, न्यू एस्पेक्ट्स को सॉल्व कर लें, मतलब न्यू सर्कमस्टांसेस के साथ हम लोग उस सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं जिसको आज तक हम लोगों ने देखा भी नहीं, उसको भी हम लोगों को सॉल्व करते हैं। हमारी प्रैक्टिस इतनी होना चाहिए। तो सब चीज़ डिपेंड करती है हमारी प्रैक्टिस के ऊपर। तो मैं आप लोगों को ये बात कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मुसलसल प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो शुरू में देखा जाए तो 10 मिनट में 5 ही एग्जाम्पल होगी, लेकिन जब टाइम आप लोग उस पर टाइम देंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो 10 मिनट में आप लोगों की 20 एग्जाम्पल हो जाएगी। और ये एक ज़बरदस्त अचीवमेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग उतना ज़्यादा, ये जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं फिलहाल, इसी में अच्छी खासी एग्जाम्पल है। और एक चीज़ ये भी होती है जो आर्ट्स स्टूडेंट को मैं बीच में आप लोगों को बताया कि हमारी टर्मिनोलॉजी उतनी ज़्यादा अपडेट नहीं होती है। फिर कुछ साइंस रिलेटेड टॉपिक होता है वो वहाँ पर हम लोग अपडेट नहीं होते। तो हम लोग नंबर ऑफ एग्जांपल करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं समझी हम लोग नेट पर देख लिए, डिक्शनरी में देख लिए, कहीं पर हम लोग देख लिए, फ़ौरन वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर हम लोग उसको राइट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।